अभी जिस जगह पे पीएम मोदी झंडा फहरा रहे हैं ये दिल्ली का लाल किला है। ठीक इसी जगह पे आज से 80 साल पहले 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने अपना पहला आजाद हिंदुस्तान का झंडा फहराया था। आज भारत को आजाद हुए 80 साल हो चुके हैं। आज 15 अगस्त 2026 का दिन है। सभी लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां है। एंड ठीक ऐसा ही जश्न 1947 के 15 अगस्त को भी लोग मना रहे थे। एक तरफ पंडित नेहरू अपना स्पीच दे रहे थे और दूसरी तरफ पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ था। पर तीसरी तरफ एक बंद कमरे में एक ऐसी प्लानिंग चल रही थी, एक ऐसी लकीर खींची जा रही थी जो आजादी के सिर्फ 2 दिन बाद 17 अगस्त को आजाद भारत में खून खराबा, दंगे और पूरे 20 लाख इनोसेंट लोगों की मौत की वजह बन गई। मैं बात कर रहा हूँ रेड क्लिफ लाइन की, एक ऐसी लाइन जिसने रातों रात आजाद भारत को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। हैरानी की बात यह है कि जिस आदमी ने भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड किया उसने उससे पहले भारत के जमीन पे कदम तक नहीं रखा था। उसको ये तक नहीं पता था कि देश के किस कोने में किस धर्म के लोग रहते हैं। तो उसके बावजूद भी आखिर क्यों उसी बंदे को इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर चुनने के लिए चुना गया? जब 15 अगस्त से पहले ही भारत पाकिस्तान की बॉर्डर खींची जा चुकी थी तो 15 अगस्त तक इसको छुपाकर क्यों रखा गया? इसके पीछे अंग्रेजों की क्या प्लानिंग थी? पंडित नेहरू क्या चाहते थे? आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पे रेड क्लिफ लाइन की उस डार्क कहानी को डिटेल में इस वीडियो में जानते हैं। जून 1947 का समय था। ब्रिटेन को इंडिया छोड़ना था और ये तय हो चुका था कि देश 2 हिस्सों में बटेगा। अब बटेगा कैसे? तो पंजाब और बंगाल ये 2 प्रोविंसेस ऐसी थी जिनके अंदर से ये लाइन खींचनी थी। इसीलिए 2 बाउंड्री कमीशंस बनाए गए, एक पंजाब के लिए और एक बंगाल के लिए। और दोनों कमीशंस का चेयरमैन एक आदमी को बनाया गया जिसका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। अब ये रेडक्लिफ कौन था? एक ब्रिटिश बैरिस्टर, लंदन बार एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट और एक काबिल वकील। इसको ही इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर खींचने का काम दिया गया। लेकिन अब 3 चीजें सुनो। नंबर 1, इसने कभी बॉर्डर बनाने का काम नहीं किया था। नंबर 2, ये कभी इंडिया नहीं आया था। नंबर 3, इसने कभी एशिया में भी कदम नहीं रखा था। बट फिर भी 8 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन इसको इंडिया बुलाते हैं और सीधा इसको इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर खींचने का काम दे देते हैं। यहाँ पे आप और हम सोचेंगे कि बॉर्डर बनाने के लिए तो टॉप लेवल के एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, जियोग्राफर्स, हिस्टोरियंस, डेमोग्राफर्स जो उस जमीन को समझते हो। लेकिन ब्रिटिश सरकार की रीजनिंग सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। उन्होंने रेडक्लिफ को इस काम के लिए इसीलिए चुना क्योंकि उसने आज तक इंडिया देखा ही नहीं था। अंग्रेजों का लॉजिक था कि चूंकि रेडक्लिफ ने इंडिया देखा ही नहीं है इसीलिए वो हिंदू या मुस्लिम की तरफ बायस नहीं होगा, बिल्कुल निष्पक्ष होकर बॉर्डर खींचेगा। बट सच तो ये है कि निष्पक्षता और बेवकूफी में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक ऐसा आदमी जिसको ये नहीं पता था कि पंजाब की मिट्टी कैसी है, बंगाल की नदियाँ कहाँ बहती है, यहाँ का कल्चर क्या है, उससे 40 करोड़ लोगों के बंटवारे का टास्क दे दिया गया। और टाइम कितना दिया गया? सिर्फ 36 दिन। मतलब जिस सिविलाइजेशन को बनने में हजारों साल लगे हैं उसको काटने का टाइम मात्र 36 दिन दिया गया। खैर रेडक्लिफ जब दिल्ली आए तो उन्हें एक एसी के कमरे में बैठा दिया गया। बट उनके पास काम करने के लिए क्या था? कुछ पुराने मैप्स और 1941 का सेंसस डेटा। मतलब ध्यान से सुनना, साल चल रहा था 1947, बंटवारा हो रहा था रिलीजन के बेस पे। सोसाइटी डेली चेंज हो रही थी बट उसके बावजूद भी डेटा यूज किया जा रहा था साल 1941 का, 6 साल पुराना। इन 6 सालों में क्या क्या नहीं हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था। बंगाल का 1943 वाला अकाल जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, लोग गांव छोड़ चुके थे, आबादी माइग्रेट कर चुकी थी। बट इस सब के बावजूद भी इन सब को इग्नोर करके 1941 का डेटा यूज किया गया और उससे तय किया गया कि किस गाँव में कौन सी रिलीजन मेजोरिटी में है। और अगर आपको लगता है कि ये आदमी कम से कम जगह जगह जाकर देख तो रहा होगा तो ये सुनो। बंगाल की पब्लिक सिटिंग कलकत्ता में 16 से 24 जुलाई तक चली और पंजाब की लाहौर में 21 से 31 जुलाई तक। रेडक्लिफ दोनों शहरों में गए जरूर बट ये एक भी पब्लिक सिटिंग में नहीं बैठे। ये सिर्फ रोज का रिकॉर्ड और डेटा पढ़ते रहे और इसी वजह से जो बॉर्डर की लाइन इन्होंने खींची वो सिर्फ कागज को समझती थी, जमीन को नहीं। एक बंद कमरे में मैप पे लाइन ड्रॉ की गई और उस लाइन ने गाँव के बीच से रास्ता बनाया जिसके चलते कहीं किसी का घर एक तरफ रह गया, उसका खेत दूसरी तरफ, कहीं नहर एक तरफ रह गई, उससे पानी जो खेत पीती थी वो दूसरी तरफ, और ऐसे ही देश 2 टुकड़ों में बट गया। उस लाइन को ड्रॉ करते वक्त किसी ने कल्चर, पहाड़ या रास्तों का ध्यान नहीं रखा। अगर पेंसिल सीधी चली तो सीधी लकीर बन गई। बंगाल में तो ऐसी कई सारी फैक्ट्रीज थी जिस फैक्ट्री का एक हिस्सा पाकिस्तान में और दूसरा हिस्सा इंडिया में मार्क हो गया। ये एक बॉर्डर स्ट्रेटेजी नहीं थी बल्कि जल्दीबाजी में किया गया एक फैसला जिसका अंजाम आम जनता ने अपने खून से चुकाया। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि आखिर एक अनजान आदमी से ये बेवकूफी भरा काम क्यों करवाया गया।
उससे आखिर इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड क्यों करवाया गया? तो असल में इस बंटवारे के पीछे एक जियोपॉलिटिकल गेम खेला जा रहा था। इस गेम का सबसे बड़ा और सबसे शॉकिंग सेंटर है पंजाब का गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। रेड क्लिफ की गाइडलाइंस बिल्कुल सिंपल थी, जहां मुस्लिम मेजोरिटी है वो एरिया पाकिस्तान में जाएगा और जो एरिया नॉन मुस्लिम मेजोरिटी है वो इंडिया में। लेकिन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में क्लियरली मुस्लिम मेजोरिटी थी, लगभग 52%। तो रूल के हिसाब से उसे पाकिस्तान में जाना चाहिए था। लेकिन जब मैप बनकर बाहर आया तो गुरदासपुर को पाकिस्तान को नहीं बल्कि इंडिया को दे दिया गया था। आखिर ऐसा क्यों किया गया? तो यही तो असली जियोपॉलिटिकल गेम है। गुरदासपुर कोई आम डिस्ट्रिक्ट नहीं था, ये कश्मीर तक पहुंचने का एकमात्र सॉलिड लैंड रूट था। अगर गुरदासपुर पाकिस्तान चला जाता तो इंडिया का कश्मीर से लैंड कनेक्शन ऑलमोस्ट कट ऑफ हो जाता। और ठीक 2 महीने बाद अक्टूबर 1947 में जब कश्मीर में हमला हुआ तो इंडियन आर्मी उसी रास्ते से कश्मीर पहुंची। हिस्टोरियंस आज भी ये डिबेट करते हैं कि क्या रेड क्लिफ की ये अपनी इम्पार्शियल डिसीजन था या फिर माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू ने पर्दे के पीछे से गुरदासपुर को इंडिया में रखने की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाई थी। पाकिस्तान इस बात को लेकर आज भी रोता है। जिन्ना ने उस वक्त भी ओपन प्रोटेस्ट किया था कि रेड क्लिफ लाइन इम्पार्शियल नहीं है बल्कि इसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के साथ ड्रॉ किया गया है। ऐसा ही कुछ बंगाल के फिरोजपुर और चटगांव हिल ट्रैक्ट्स के साथ भी हुआ था, जहां पे लाइंस को मैनिपुलेट किया गया। मतलब इन लाइंस के पीछे कुछ तो पंडित नेहरू के द्वारा पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा था। अब आते हैं इस कहानी की सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट पे। सिरिल रेडक्लिफ ने अपने बंटवारे का काम 36 दिन के अंदर कंप्लीट कर लिया था। उन्होंने 9 अगस्त 1947 को ही अपना ऑफिशियल मैप माउंटबेटन को सबमिट कर दिया था। मतलब आजादी से 6 दिन पहले ही सबको पता था कि कौन सी जमीन किसकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माउंटबेटन ने उस मैप का क्या किया? उसने उस मैप को टेबल के दराज में छिपा कर रख दिया। 15 अगस्त तक उसने उस मैप को पब्लिक ही नहीं किया। इसीलिए लोग जब 15 अगस्त को आजादी की खुशी मना रहे थे, उन्हें रियलिटी में पता ही नहीं था कि वो आजाद इंडिया के नागरिक है या आजाद पाकिस्तान के। माउंटबेटन ने इस खूनी मैप को आजादी के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त को पब्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि आखिर इस मैप को छुपाया क्यों गया था? तो इसका कारण था रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना। माउंटबेटन को ये बहुत ही अच्छे से पता था कि जिस दिन ये मैप पब्लिक होगा उस दिन दंगे होंगे, खून खराबा होगा, लोग एक दूसरे को मारेंगे। और अगर तो ये मैप 15 अगस्त से पहले रिलीज कर देते तो इस सारे खून खराबे की जिम्मेदारी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पे ही आता। इसीलिए अंग्रेज चाहते थे कि वो पहले स्मूथली पावर को ट्रांसफर कर दे, वो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकल जाए और उसके बाद जो लाशें गिरेंगी उसकी टेंशन नई इंडियन और पाकिस्तानी सरकार को लेना पड़े। मतलब सिर्फ अपने ऊपर से ब्लेम हटाने के लिए अंग्रेजों ने करोड़ों लोगों को अंधेरे में रखा और उन्हें अचानक मौत के मुंह में धकेल दिया। क्योंकि जैसे ही 17 अगस्त को रेडियो और अखबार के जरिए ये मैप पब्लिक हुआ, पूरे बॉर्डर पे आग लग गई। लाखों लोग अचानक से एक दूसरे के दुश्मन बन गए। जिन पड़ोसियों ने साथ में बचपन गुजारा था वही एक दूसरे को मारने लगे। एक भयानक मास माइग्रेशन स्टार्ट हुआ। ट्रेन्स की ट्रेन्स लाशों से भरकर बॉर्डर क्रॉस करने लगी, जिसमें कम से कम 20 लाख इनोसेंट लोग मारे गए। और ये हुआ था सिर्फ 36 दिन के अंदर खींची गई एक जल्दीबाजी वाली लाइन के चलते। मतलब एक ब्रिटिश वकील की पेंसिल की ड्राइंग ने सदियों की भाईचारा, कल्चर और ज्योग्राफी को हमेशा के लिए तबाह करके रख दिया। ये रेड क्लिफ लाइन आज भी दुनिया की सबसे मिलिटराइज्ड और डेंजरस बॉर्डर्स में से एक है। खैर, आज 15 अगस्त है, आजादी का दिन है। खूब जश्न मनाइए, पर जश्न मनाते समय उन लाखों फ्रीडम फाइटर्स और करोड़ों लोगों को भी जरूर याद रखिए जिन्होंने इस आजादी के लिए अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष किए, इस आजादी को दिलवाने के लिए अपनी जान भी सेक्रीफाइस कर दिए।